Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हम कंसिडर करेंगे एक पॉलिनोमियल f ऑफ x जो कि बराबर होगा x² प्लस 3x माइनस 1 के। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगी और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में ये चीज दी गई है कि f जो है वो इररेड्यूसिबल होगा ओवर z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि f जो है वो इररेड्यूसिबल होगा ओवर q। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि f जो है वो रिड्यूसिबल होगा ओवर q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में ये चीज दी गई है कि z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया है पार्ट सी की सेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर जो है वो सही हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगर आप ऑप्शन ए, बी और सी इन तीनों की तरफ गौर से देखो तो इन तीनों में ये चीज पूछी गई है कि हमारा f फंक्शन जो है वो इररेड्यूसिबल या रिड्यूसिबल होगा ओवर समथिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि रिड्यूसिबल और इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि d जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है और साथ ही साथ हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x जो कि बिलोंग करेगा d ऑफ x के अंदर, जो कि ना तो जीरो पॉलिनोमियल होगा और ना ही यूनिट होगा d ऑफ x के अंदर। और इसी के साथ ही हम ये चीज कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x ये एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर d अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा इस कंडीशन को कि जब भी ऐसा हो कि f ऑफ x जो है वो बराबर हो g ऑफ x इंटू h ऑफ x के, जहाँ पे हमारे g ऑफ x और h ऑफ x जो है वो बिलोंग करेंगे d ऑफ x के अंदर। तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि या तो g ऑफ x और या तो h ऑफ x इन दोनों में से कोई एक जो है वो यूनिट होना चाहिए d ऑफ x के अंदर। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि हमारा f ऑफ x जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर d। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की। तो इसमें बेसिकली क्या है कि d जो है वो हमारा एक इंटीग्रल डोमेन है और साथ ही साथ ये चीज हो कि f ऑफ x जो है वो एक पॉलिनोमियल है जो कि बिलोंग करेगा d ऑफ x के अंदर, जो कि एक नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है d ऑफ x का। और अगर ऐसा हो जाए कि ये जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x ये इररेड्यूसिबल ना हो ओवर d, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x ये होगा रिड्यूसिबल ओवर d। तो ये तो रही इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। और इन दोनों डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जो कि है ऑप्शन ए, जिसमें हमें ये चीज दी गई है कि f जो है वो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 पे। और इसमें हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है या गलत है। और इस केस में क्या हो रहा है कि z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है और साथ ही साथ f ऑफ x जो है वो बराबर होगा x² प्लस 3x माइनस 1 के, जो कि बिलोंग करेगा z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के अंदर। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि 1, 3 और माइनस 1 ये तीनों के तीनों जो है वो बिलोंग कर रहे हैं z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के अंदर। इसमें फर्दर प्रोसीड करने के लिए हम मान लेते हैं कि f जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 पे। और अगर ये चीज जो है वो पॉसिबल है तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा f ऑफ x जो है वो बराबर होगा x² प्लस 3x माइनस 1 के, जो कि फर्दर बराबर है ax प्लस b इंटू cx प्लस d के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ पे हमारे a, b, c और d ये चारों के चारों जो है वो बिलोंग करेंगे z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के अंदर।
और अगर ये चीज पॉसिबल है तो यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि x² प्लस 3x माइनस 1 जो है वो बराबर होगा AC² प्लस ADX प्लस BCX प्लस BD के, और ये चीज जो है वो फर्दर इसके बराबर होगी AC² प्लस AD प्लस BC इंटू x प्लस BD। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में जो है हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स x² x और कांस्टेंट टर्म के, ताकि हमें मिल सके तीन चीजें। सबसे पहली चीज ये होगी कि AC जो है वो बराबर होगा 1 के। दूसरी चीज ये होगी कि AD प्लस BC जो है वो बराबर होगा 3 के, और तीसरी चीज ये होगी कि BD जो है वो बराबर होगा -1 के। और इस केस में हमारे पास कोई भी चॉइसेस नहीं है z(13) के अंदर, जिसके लिए हमारी इक्वेशन 1 जो है वो होल्ड कर सके। इनफैक्ट x² प्लस 3x माइनस 1 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर होगा x प्लस 3/2 माइनस (13) डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x प्लस 3/2 प्लस (13) डिवाइडेड बाई 2। और ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं z(13) के अंदर। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा f फंक्शन जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर z(13), और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ, और ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि f जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर Q। और ऑप्शन बी को सही या गलत प्रूफ करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट्स जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन बी के अंदर। सबसे पहले रिजल्ट में हम डिस्कस करेंगे एक टेस्ट के बारे में जो कि है मॉडुलो P इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि P जो है वो एक प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ ये चीज हो रही है कि f ऑफ x जो है वो बिलोंग करेगा z ऑफ x के अंदर, और इस केस में डिग्री जो है f ऑफ x की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसी के साथ ही दूसरी चीज हम ये मान के चलेंगे कि f बार ऑफ x जो है वो एक पॉलिनोमियल है जो कि कंटेन्ड है zp ऑफ x के अंदर, और इस केस में f बार ऑफ x जो है वो हमें मिलेगा f ऑफ x से, और वो भी तब जब हम रिड्यूस करेंगे हमारे कोफिशिएंट्स f ऑफ x के ओवर मॉडुलो p। इसी के साथ ही अगर ऐसा हो जाए कि f बार ऑफ x जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो ओवर zp, और साथ ही साथ डिग्री जो है f बार ऑफ x की वो बराबर हो डिग्री ऑफ f ऑफ x के, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि f ऑफ x जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर Q। दूसरे रिजल्ट में भी हम डिस्कस करेंगे एक टेस्ट के बारे में जो कि है रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट एक ऐसे पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री जो है 2 और 3 होगी। इसमें हम मान के चलेंगे कि f जो है वो एक फील्ड है। अगर ऐसा हो रहा है कि f ऑफ x जो है वो बिलोंग करे f ऑफ x के अंदर, और साथ ही साथ ये चीज हो कि डिग्री जो है f ऑफ x की वो या तो 2 के बराबर हो और या तो 3 के बराबर हो, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि हमारा f फंक्शन जो है वो रिड्यूसिबल होगा ओवर f इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x के पास जो है 0 हो f के अंदर। इसी टेस्ट में अगर ऐसा हो जाए कि हमारी फील्ड जो है वो zp हो जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर हो, और अगर ऐसा हो रहा है कि हमारा पॉलिनोमियल f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है zp ऑफ x के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि हमारा f ऑफ x जो है वो रिड्यूसिबल होगा ओवर zp अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा इस कंडीशन को कि f ऑफ a जो है वो 0 के बराबर होगा किसी a के लिए, जहाँ पे हमारा a जो है वो बराबर होगा 0, 1, 2, so on up to p-1 के। और अगर ये कंडीशन जो है वो ना सेटिस्फाई हो तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल f ऑफ x जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर zp। तो ये वो दो रिजल्ट्स है जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन बी के अंदर। और इतनी डिस्कशन के बाद हम फाइनली आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ। हमारे ऑप्शन बी के केस में क्या है कि हम p इक्वल टू 2 लेंगे जो कि एक प्राइम नंबर है। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि f ऑफ x जो कि बराबर है x² प्लस 3x माइनस 1 के, और ये जो है वो बिलोंग करेगा z ऑफ x के अंदर, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि 1, 3 और -1 ये तीनों के तीनों जो है वो बिलोंग करेंगे z के अंदर, और साथ ही साथ डिग्री जो है f ऑफ x की वो बराबर है 2 के जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। दूसरी चीज इसमें ये है कि f बार ऑफ x जो है वो बराबर होगा x² प्लस x प्लस 1 के जो कि बिलोंग करेगा z2 ऑफ x के अंदर, और इस केस में z2 जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके पास टोटल 2 एलिमेंट्स है दैट इज 0 एंड 1।
फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे एफ बार ऑफ 0 जो कि बराबर होगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और ये जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और साथ ही साथ एफ बार ऑफ 1 जो है वो बराबर होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और ये चीज जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ बार ऑफ एक्स जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर Z2। और साथ ही साथ डिग्री जो है एफ बार ऑफ एक्स की वो बराबर है डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स के, विच इज फर्दर इक्वल टू है 2 के बराबर। तो रिजल्ट नंबर 1 के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर Q। इनफैक्ट इस केस में एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है, ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। और ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स जो है वो नहीं बिलोंग कर रहे हैं Q ऑफ x के अंदर। तो यहाँ से भी हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर Q। और इसके लिए हमने एक रिजल्ट का यूज किया है। अगर जो हमारी डेफिनेशन है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की, उस केस में अगर हम इंटीग्रल डोमेन की जगह फील्ड f को ले लें, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि एक नॉन कांस्टेंट f ऑफ x जो कि बिलोंग करेगा f ऑफ x के अंदर, ये जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। अगर हम f ऑफ x को जो है ना लिख पाए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री जो है वो छोटी होगी f ऑफ x से, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा Q जो है वो एक फील्ड है, और साथ ही साथ f ऑफ x जो है वो एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इस Q ऑफ x के अंदर, जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के। और इन दोनों पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो छोटी है f ऑफ x से। तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये चीज हो रही है कि f ऑफ x जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर Q। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह पाएंगे कि f जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर Q। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ, और ऑप्शन सी को सही या गलत प्रूफ करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन सी के अंदर। इस रिजल्ट में हम बेसिकली मान के चलेंगे कि हमारे पास f जो है वो एक फील्ड है, और साथ ही साथ एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है f ऑफ x जो कि बिलोंग करेगा f ऑफ x के अंदर। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल f ऑफ x जो है वो एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा अगर ये सेटिस्फाई करता होगा इस कंडीशन को कि हम f ऑफ x को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के, और इन दोनों पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो छोटी होगी f ऑफ x से। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे ऑप्शन सी के केस में। और अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि f जो है वो एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 पे। और इस ऑप्शन सी को सही या गलत प्रूफ करने से पहले हम कंसिडर करेंगे हमारे f ऑफ x को, जो कि बराबर है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x प्लस 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स जो है वो बिलोंग करेंगे Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के अंदर। और यहाँ पे Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है वो एक फील्ड है। तो रिजल्ट के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि f जो है वो एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा ओवर Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 पे। और इसी के साथ ही हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ, और ऑप्शन डी में हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं है। और इसको चेक करने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बेसिकली होता क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम मान के चलेंगे कि D जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, और इसी D को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है अगर ये सेटिस्फाई करता है इन दोनों कंडीशंस को। सबसे पहली शर्त ये है कि हम हर एक नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट जो है D का उसे लिख पाए प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स के। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो फैक्टराइजेशन होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए अप टू एसोसिएट्स। और अगर ये दोनों की दोनों शर्तें जो है D सेटिस्फाई कर जाता है तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि D जो है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है।
और इसी के साथ ही हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13, जहाँ पे a और b ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे z के अंदर। यहाँ पे 4 जो है वो बिलोंग करेगा z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के अंदर, ताकि हमें ये चीज मिल सके 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 के, और इस केस में 2 -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 और साथ ही साथ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये तीनों के तीनों जो है वो इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स है z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के अंदर। लेकिन z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के पास सिर्फ 2 यूनिट्स है जो कि है 1 और -1। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि 2 जो है वो ना ही एसोसिएट होगा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 के साथ और ना ही 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 के साथ। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि जो फैक्टराइजेशन है 4 की वो यूनिक नहीं है z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 के अंदर, और जो कि इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगा। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस कर लिया है, तो अब आपके सामने इस क्वेश्चन की एक क्लियर पिक्चर बन गई होगी, जिसके मुताबिक ये चीज है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है, और साथ ही साथ हमारे ऑप्शंस ए, बी और सी ये तीनों के तीनों जो है वो बिल्कुल सही होंगे, और ये तीनों के तीनों जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।